नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का सवाल। ठीक है, देखिए जब भी कोई सवाल सामने आएगा पहले आपको सवाल को ठीक से पढ़ना है और उसके बाद खुद से प्रयास करना है और फिर हमारे सॉल्यूशन को समझना है। देखिए कहा गया है सवाल में बंधु कि मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स में 25% की कमी आई है एक फैक्ट्री में। यही हुआ है ना। जब आदमियों की कमी होगी ना तो जो प्रोडक्शन होता है, जो उत्पादन होता है, स्वाभाविक तौर पर उसमें भी उसी रेशियो में कमी आएगी। यानी अगर ह्यूमन रिसोर्स में 25% की कमी आ जाती है तो प्रोडक्शन जो है उसमें भी 25% की कमी हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो ह्यूमन रिसोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक आदमी मिलके अगर 2 सामान प्रोड्यूस करता है तो 2 आदमी मिलके 4 सामान प्रोड्यूस करेगा, यही होता है ना। तो प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन वो सीधा समानुपाती होगा ह्यूमन रिसोर्स का। मतलब जितना ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। दूसरी बात, आदमी बहुत सारा है लेकिन काम बहुत कम देर के लिए करता है तो प्रोडक्शन कम होगा। ज़्यादा समय के लिए करता है तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। यानी प्रोडक्शन एक और चीज़ पर सीधा निर्भर करेगा। वो किस चीज़ पर निर्भर करेगा, वर्किंग आवर पर। तो प्रोडक्शन 2 चीज़ का सीधा समानुपाती है, HR का भी और वर्किंग आवर का भी। तो कहा जा रहा है कि HR में अगर 25% का कमी आ जाए तो वर्किंग आवर में कितने % की वृद्धि की जाए ताकि प्रोडक्शन जो है वो चेंज ना हो, उसमें कोई बदलाव नहीं हो, यानी ये कांस्टेंट हो जाए। तो अगर वेरिएशन का हमारा आपने वीडियो देखा होगा तो हमने आपको बताया था कि जो दोनों मल्टीप्लिकेशन में है वो एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब HR अगर ये कांस्टेंट है तब, अगर इस तरफ ये कांस्टेंट है तो ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी HR जिस रेशियो में चेंज होगा उसके विपरीत रेशियो में क्या चेंज होगा, वर्किंग आवर। तो HR हमारा किस रेशियो में चेंज हो रहा है, 100 से 75 यानी 4 से 3। HR इस रेशियो में चेंज हो रहा है। तो वर्किंग आवर जो है वो किस रेशियो में चेंज होगा, 3 से 4। यानी पहले अगर 3 यूनिट टाइम तक काम होता था तो अब 4 यूनिट टाइम तक काम होगा, यानी 1 यूनिट बढ़ गया। दैट मीन्स कितना % बढ़ गया, आपको देखते ही बोलना चाहिए 33.33%। चूँकि आधार हमारा कौन है, 3 है ना। जब 3 आधार होगा तो 1 यूनिट का मान 33.33% होगा। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। हमने फ्रैक्शन में, ये परसेंटेज में हमने आपको ये फ्रैक्शन और परसेंटेज का रिलेशनशिप बताया है। ठीक है, बार बार हम आपसे यही कहेंगे कि बेसिक को जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप करेंगे बेसिक को, उतना आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। ध्यान रखना, दूसरों से अपने आप को अलग करने का बस आपके पास एक ही उपाय है। दूसरों के तरह काम मत करो, काम को समझो। बेसिक पे हम जितना काम करेंगे उतना हमारा मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगा। जैसे इसको हमने देखा, अब देखिए अभी हम आपको इतना लंबा में बता रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट हो जाए, देखें कि यहाँ कितने का कमी हुआ, 25% का कमी हुआ, तो एक बार में ही आप कह दीजिएगा कि 3 से 4 हो जाएगा। आपको मतलब कुछ लिखना ही नहीं पड़ेगा, आपको दिखाई पड़ेगा। 25% का कमी यानी 4 से 3, दैट मीन्स 3 से 4। ये क्या होगा, 3 से 4, और 3 से 4 का मतलब क्या होता है, 33.33% का वृद्धि हो जाना। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। अगर मान लिया जाए कि कहा जाता कि HR में 20% का कमी हो गया तो वर्किंग आवर में कितने % का हम कमी वृद्धि कर दें ताकि प्रोडक्शन पे कोई फर्क ना पड़े। आंसर हो जाएगा 25%। देखिए मुझे दिख रहा है HR में 20% का कमी आपने कर दिया, तो इसमें कितने % का हम वृद्धि करें, 25%। मतलब सीधा एकदम निकलेगा, इतना बनाना नहीं पड़ता है। ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक हो जाएगा, 20% का कमी यानी 5 से 4 एक बार में दिखाई पड़ना चाहिए। 20% का कमी यानी 5 से 4, तो ये क्या होगा, 4 से 5, 4 से 5 यानी 25% दिख रहा है। 4 का मतलब ही होता है 25%।
ये हमने आपको बताया पिछले वीडियो में कि जैसे ही आपको दिखे 4, आधार 4 होना चाहिए, पहले वाला 4 अब वाला 5, तो 25%। 1 यूनिट का मान, और 1 ही यूनिट का मान डिफरेंस है ना। डिफरेंस कितने यूनिट का है? 1 यूनिट का है। ठीक है। अगर कहा जाए कि वर्किंग आवर में 40% का ह्यूमन रिसोर्स में 40% का कमी आ गया, अब वर्किंग आवर को हम कितना प्रतिशत से बढ़ा दें? तो आंसर होगा 66.66%। कैसे? 40% इसको आपने कम किया यानी 5 से 4 हो जाएगा। 40% यानी 100 से 60 होगा ना भाई, सॉरी 5 से 4 नहीं, 5 से 3 हो जाएगा। 100 से 60 होगा ना, तो 5 से 3 हो गया। डेट मीन्स इसको हमें चेंज करना होगा 3 से 5 में, और 3 को हमने देखा तो 33.33%। 1 यूनिट का मान ये आएगा। हमारा आधार 3 हो गया है, तो 1 यूनिट का मान क्या हुआ? 33.33%। डिफरेंस कितने का है? 2 यूनिट का। 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, अगर हम विजुअलाइज कर पा रहे हैं, हमने ठीक से प्रैक्टिस किया है, तो इन सवालों में पेन की कोई आवश्यकता नहीं बंधु। ठीक है। देखिए अगला सवाल में कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति अपनी गति को 20% बढ़ा दिया। ठीक है। तो अब समय कितना प्रतिशत कम लगेगा? 16.66% कम लगेगा। कुछ आवश्यकता नहीं पेन का। 20% बढ़ा दिया। अब आप कहिएगा जब 20% बढ़ा दिया तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 100 से 120 हो गया। आप इसको काट करके देख लेंगे, 100 से 120 हो गया, यानी क्या अनुपात हो गया? 20/25 100, 20/6 120, यही अनुपात हो गया ना। या ऐसे भी सोच सकते हैं कि 20% बढ़ा यानी 1/5 बढ़ा। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है? 1/5, यानी 5 से 6 हो गया। आप समझ रहे हैं? किस चीज़ को 5 से 6 किया? स्पीड को। तो टाइम क्या होगा? क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। हमने कहा ना अगर ये कांस्टेंट रखना है, दूरी उतनी ही तय करनी है अभी भी, तो जिस रेशियो में ये चेंज होगा उसके विपरीत रेशियो में ये चेंज होगा। यानी टाइम किस रेशियो में चेंज होगा? 6 से 5। 6 को हमने देखा 16.66%। इसमें हम समय ही नहीं लगाए कि 6 यूनिट का मान 100%, तो 1 यूनिट का मान 100/6 यानी 16.66%। देखेंगे समझेंगे। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अपने गति को 40% से बढ़ा दे, कितना प्रतिशत से बढ़ा दे? 40% से, तो अब उसे समय कितना कम लगेगा? अगर 40% से गति को बढ़ा दे तो उसे समय कितना कम लगेगा? 28.56% कम समय लगेगा। कैसे? 40% से बढ़ा दिया। आप 2 तरीके से देख सकते हैं। 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू 2/5 यानी 5 से 7। क्या हो रहा है? 5 से 7 स्पीड। तो टाइम क्या होगा? 7 से 5। 7 को हमने देखा, क्या ध्यान में आया? 14.28%। डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो 2 यूनिट का कमी हो रहा है ना, तो 2 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? इतना गुना 2। अब देखिए यहाँ पर कुछ स्टूडेंट जो होगा बस इसको देख लेगा टेक्निकली, जीवंत होकर के नहीं देखेगा। और जब तक जीवंत होकर चीज़ों को आप नहीं देखिएगा, समझने का पूरा प्रयास नहीं कीजिएगा, एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा एक स्टूडेंट होगा जो देखेगा, अच्छा डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना है, अच्छा ठीक है आगे हम डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही चीज़ गलत है। मतलब देख लिया कि हमने डिफरेंस से, क्यों हमने डिफरेंस से मल्टीप्लाई किया? पूछा क्या गया है? कितने % की कमी आ जाएगी समय में। तो अब अगर सवाल में ये पूछ दिया जाए कि अब समय पहले वाले समय का कितना % रहेगा, तो भी क्या हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे? तो अब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। 5 का वैल्यू पूछा गया है। 7 का मान 100%, तो 5 का मान कितना % होगा? 1 का मान हो जाएगा 14.28 यानी 5 का मान इतना गुना 5 हमारा आंसर होगा। तो यही सब बात है कि आप बेसिक चीज़ों को बहुत बारीकी से देखिएगा, ठीक है, तभी अच्छा कुछ हो पाएगा। देखिए अगला सवाल में कहा गया है कि किसी रेक्टेंगल के क्षेत्रफल में 28.56% की वृद्धि हो गई, लेकिन उसके एरिया में कोई बदलाव नहीं आया, ठीक है। तो उसके ब्रेथ में कितने % की कमी हुई होगी? एरिया बराबर होता है क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ में
28.56%, यानी बताइए क्या इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 2/7। दैट मीन्स हमारा लेंथ कहाँ से कहाँ जा रहा है 7 से 9, तो ब्रेथ कहाँ से कहाँ जाएगा 9 से 7। 9 को हमने देखा, दिमाग में क्या आ गया 11.11, और डिफरेंस कितने का है 2 का, तो हो क्या जाएगा 22.22%। आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों में ऐसा समय आपको नहीं लगना चाहिए, ये सब करना पड़े ऐसा नहीं है। जैसे हमने देखा यहाँ 2/7, आप यहाँ भी इसको आप क्या कर सकते हैं एग्जाम में कि बार बार लिखना नहीं है इसको, इसे ही आप 9 बना दीजिए। 9 क्या हो गया नया वाला, और 7 क्या हो गया पुराना वाला, क्या लेंथ, तो ब्रेथ क्या हो जाएगा 7/9, यानी ये आधार है। अगर 9 आधार है तो हमारा 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 11.11%। डिफरेंस कितने का है 2 यूनिट का, आंसर क्या होगा 22.22%। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। देखिए अगला सवाल में कहा गया है कि एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया 20% से बढ़ गया जबकि लेंथ 25% से घट गया। ठीक है, तो उसके ब्रेथ पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ध्यान देना। ऐसे सवालों में आप क्या कीजिएगा, आप जानते हैं ना एरिया इक्वल टू क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। वेरिएशन में हमने आपको बताया था, याद कीजिए। अगर इसका बदलाव दिया हुआ है, इसका रेशियो दिया हुआ है और इसका भी रेशियो दिया हुआ है, तो इसका रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो पहले जो परसेंटेज हमें दिया गया है ना उसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे 20% का वृद्धि हुआ है एरिया में, तो एरिया में बदलाव क्या हो रहा है 5 से 6। ठीक है, 20% यानी 1/5, तो एरिया में क्या बदलाव हो रहा है 5 से 6। लेंथ में क्या बदलाव हो रहा है 25% का कमी, यानी 1/4 का कमी, तो 4 से 3 हो गया लेंथ। ब्रेथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ हम 3 से डिवाइड करेंगे। ये रेशियो किस चीज़ का आ जाएगा ब्रेथ का। ठीक है, ये रेशियो किस चीज़ का आ जाएगा ब्रेथ का। यहाँ आप इसे काट लें, ये आपका 2 हुआ, तो मतलब 5:8। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ब्रेथ में कितने % का वृद्धि होगा, तो 5 को हमने देखा कि 20% हमारे दिमाग में आना चाहिए। वृद्धि कितना हुआ है 3 यूनिट, ये 1 यूनिट का मान आता है। 5 को देख के जो हम 20% लिख देते हैं, या अगर आधार 8 होता तो 8 को देख के हम जो 12.5% लिख देते, तो वो कितने यूनिट का मान होता है 1 यूनिट का मान। वृद्धि कितना यूनिट हुआ है 3 यूनिट, तो हमारा आंसर क्या होगा 20% × 3 यानी 60% हमारा आंसर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। इतना ही आराम से सवाल आपका सारा बन जाएगा इस तरह का। देखिए अगला सवाल में कहा जा रहा है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 × बेस × हाइट, ये एल्टीट्यूड है। ठीक है, जब भी हम वेरिएशन से सवालों को बनाएंगे तो वेरिएशन में कांस्टेंट चीज़ों का कोई कीमत नहीं होता है। ये 1/2 का कोई लेना देना नहीं है, ये रहे ना रहे हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि क्षेत्रफल में 8.33% का वृद्धि हो गया और हाइट में 16.66% का वृद्धि हो गया, तो बेस में कितने प्रतिशत का कमी होगा, है ना। ऐसा ही कहा गया सवाल में कि बेस में कितने प्रतिशत की कमी होगी। आप करेंगे क्या बताइए, आप सीधा सबसे पहले एरिया का रेशियो लिखेंगे। 8.33 आपने देखा, आपको समझ में आ गई होगी बात 1/12। इसे देखते ही आपको 1/6 समझ में आना चाहिए। दैट मीन्स एरिया बढ़ रहा है 12 से 13 और हाइट यानी एल्टीट्यूड बदल रहा है 6 से 7। बेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया बटा अल्टीट्यूड कर देंगे, तो एरिया को हमने डिवाइड कर दिया अल्टीट्यूड से। अगर आप नहीं समझते हैं कि ये हमने क्यों किया ऐसा, क्यों हम ऐसा हर एक सवाल में कर रहे हैं, तो आप हमारा वेरिएशन का वीडियो देखिएगा। रीजन जाने बगैर किसी सवाल को मत बनाना, ध्यान में रखना, कोई फ़ायदा नहीं है बंधु।
आप सर पटकते रहिएगा, रिजल्ट आपका नहीं होगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखना। अगर आप एक एक चीज़ को क्लियरली नहीं समझ रहे हैं ना, तो लाख आप प्रयास कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम में रिजल्ट नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट का होना बेहद ज़रूरी है। इसे हमने काट दिया। अनुपात क्या हो जाएगा बताइए? ये बेस का अनुपात आ रहा है 14:13। क्या रेशियो आ रहा है? 14:13। 14 को देखते ही हम 7.14% समझ जाते हैं। 1/14 यानी 7.14%। कितना कम हो रहा है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान तो यहाँ आता है, दैट मीन्स हमारा क्या होगा आंसर? 7.14%। कहा जा रहा है कि 6.25% वर्ग में वृद्धि हो गया है, जिसके कारण आदमियों की संख्या में 3.125% का वृद्धि किया गया। सबसे पहली बात, वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? इफ़िशियंसी इनटू टाइम। यहाँ इफ़िशियंसी यानी आदमियों की संख्या, जितना ज़्यादा आदमी उतना इफ़िशियंसी, ठीक है। ऐसे सवालों में हर एक आदमी की क्षमता समान मानी जाती है। 6.25% का वृद्धि किस चीज़ में हो गया बंधु? वर्क में। और इफ़िशियंसी में क्या हुआ? मतलब आदमियों की संख्या में वृद्धि क्या हुआ? 3.125% का। अब देखिए, अगर वर्क में 6.25% का वृद्धि हुआ है, इफ़िशियंसी में भी 6.25% का वृद्धि होता, तो फिर टाइम तो उतना ही लगता। जितना ज़्यादा काम हुआ है, जिस रेशियो में काम बढ़ा है, उसी रेशियो में अगर हम इफ़िशियंसी को बढ़ा दें तो समय पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इफ़िशियंसी उतना अधिक नहीं बढ़ा है, इफ़िशियंसी कम, इफ़िशियंसी में वृद्धि जो है वो कम है। तो अब क्या होगा ना कि अब टाइम ज़्यादा लगेगा। वर्क जितना बढ़ा है उस हिसाब से इफ़िशियंसी नहीं बढ़ी है, इफ़िशियंसी में वृद्धि कम हुई है, तो टाइम क्या होगा? ज़्यादा लगेगा। वही सवाल में पूछा गया है कि कितना प्रतिशत अधिक समय लगेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा बताइए? वर्क है आपका 6.25% का वृद्धि, दैट मीन्स 1/16 का, इसमें 1/32 का वृद्धि, ठीक है। तो टाइम में क्या वृद्धि होगा? वर्क हो रहा है 16 से 17, इफ़िशियंसी हो रही है 32 से 33, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो टाइम का रेशियो क्या आएगा बताइए? 33:34। 33 से 34 हो गया। देखिए 33, अगर हम 33 देख रहे हैं तो इसका 1/33, 1 यूनिट यानी 1/33। 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा बताइए? 33 यूनिट का मान 100%, चलिए ऐसे ही समझिए। तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? 3.03%, ठीक है। 1/11 यानी 9.09%। 1/33 यानी 3 गुना कम आपने कर दिया ना, तो 3.03%। तो 33 को जैसे ही हमने 33 को देखा, हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? 1 यूनिट का मान 3.03%, ठीक है। इस वीडियो में सवाल यहीं तक, अगले वीडियो में हम लोग और सवाल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।